Hello everyone. Good afternoon to everyone. This is CA Pratik Gyan Chandani, your faculty for CA Intermediate Cost and Management Accounting. इस रिवीजन सीरीज में हमने 7 चैप्टर देख चुके हैं. आज हम 8वां चैप्टर चालू करने वाले हैं एंड इस चैप्टर का नाम है यूनिट एंड बैच कॉस्टिंग, जैसे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे. सो व्हाट इज यूनिट एंड बैच कॉस्टिंग? आइए थोड़ा सा इसका ब्रीफ हम समझते हैं. कि जैसे आप हैं, मान लीजिए ये एक बिजनेसमैन है, ये कोई बिजनेस कर रहा है, लेट्स से कोई चीज़ मैन्युफैक्चर कर रहा है, लेट्स से टायर्स मैन्युफैक्चर कर रहा है. टायर्स मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी है, जैसे MRF है, C8 है और ब्रिजस्टोन है, और भी जैसे आपको पता होगी टायर्स कौन कौन सी कंपनी मैन्युफैक्चर करती है. सो मान लीजिए एक टायर मैन्युफैक्चर करने की फैक्ट्री है आपके पास. तो इसमें जो भी कॉस्ट आपकी इनकर होने लग रही हैं, जैसे कि मटेरियल की कॉस्ट आएगी, हमने देख चुके हैं मटेरियल चैप्टर में. उसके बाद वेजेस आएगी, लेबर कॉस्ट आएगी, उसके बाद जो है ओवरहेड्स की कॉस्ट आएगी. हमने ये सब देख चुके हैं. अब ये सारी जो कॉस्ट है, अब हमको निकालना है कि हमको एक टायर मान लीजिए बेचना है, एक टायर हमको सेल करना है, तो इसकी सेलिंग प्राइस क्या होगी? इसमें कुछ कॉस्ट होगी और जो आपको प्रॉफिट चाहिए होगा, राइट. अभी कॉस्ट डिटरमाइन करने के लिए जो जितनी कॉस्ट लगी, मान लीजिए मटेरियल इसमें लगेगा, वेजेस लगेंगे, ओवरहेड्स लगेंगे. अब जितने भी मटेरियल लग रहे हैं, वेजेस लग रही है, ओवरहेड्स लग रहे हैं, मान लीजिए कंटिन्यूस प्रोडक्शन है, कंटिन्यूस प्रोडक्शन है. अब कंटिन्यूस प्रोडक्शन का क्या मतलब होता है कि प्रोडक्शन फैसिलिटी हमेशा चलती जा रही है, कंटिन्यू आपके टायर बन रहे हैं, कंटिन्यू आपके टायर बिक रहे हैं, सप्लाई चेन आपकी चले जा रही है. अब कंटिन्यूस प्रोडक्शन है तो हमने देखा कि भी वेजेस भी कंटिन्यूसली जाएगी, मटेरियल भी जाएंगे, ओवरहेड्स भी लगते जाएंगे. तो अब इसमें क्या होंगे, अगर कंटिन्यूस आपका प्रोडक्शन फ्लो है, फॉर एग्जांपल इन दिस टायर बिजनेस, तो आप क्या करोगे कि जैसे मंथली जो कॉस्ट आ रही है, राइट, मंथली, क्वार्टरली, एनुअली, डेली, जो भी फ्रीक्वेंसी होगी, जो भी कॉस्ट आएगी, उसको हम डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड से. आप बोलोगे सर इसमें नया क्या है, यही तो हम करते आ रहे हैं, जितनी कॉस्ट आई, जितना प्रोडक्शन हुआ, एग्जैक्टली यही करते आ रहे. तो दिस इज यूनिट कॉस्टिंग. लेकिन इसका एक दूसरा भी तरीका होता है जिसे हम बैच कॉस्टिंग बोलते हैं, वो सेकंड पार्ट इस चैप्टर में आएगा, वो आप हम तब देखेंगे. सो मान लीजिए एक महीने में 10 लाख रुपए की कॉस्ट आ गई, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स मिला के, और उसमें हमने मान लीजिए 1 लाख यूनिट्स जो है मटेरियल, मान लेट से अपना फाइनल आउटपुट इस केस में मान लो टायर्स हमने बना लिया. तो हम देखेंगे कि 10 रुपये पर टायर कॉस्ट आने लग रही है, राइट. तो इसको बोलते हैं यूनिट कॉस्टिंग, यानी आपकी जो भी कॉस्ट इनकर हो रही है उसको हम डिवाइड कर देंगे बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स, यानी एक यूनिट पे कितनी कॉस्ट आ रही है उसको उस हिसाब से यूनिट वाइज निकालना और एलोकेट करके सेलिंग प्राइस डिसाइड करना है. इसको बोलते हैं यूनिट कॉस्टिंग. देखिए इसमें भी ये वही लिखा हुआ है. मीनिंग क्या होता है? इट्स अ मेथड ऑफ कॉस्टिंग. कॉस्टिंग की मेथड है, कॉस्ट निकालने की, एक प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालने की मेथड है, जहाँ पे कॉस्ट पर यूनिट इज डिटरमाइंड बाय डिवाइडिंग द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड. जैसे महीने में मान लीजिए 10 लाख रुपए कॉस्ट आ रही है और उसके लिए हमने 1 लाख यूनिट्स बनाए हैं, तो ऐसे 10 रुपये पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी. ये इसी की बात कर रहे हैं कि कॉस्ट यूनिट कॉस्टिंग है ना, तो यूनिट के बेसिस पे कितनी कॉस्ट आ रही है हम वो निकाल रहे हैं. कब सूटेबल होता है? व्हेन प्रोडक्शन इज कंटिन्यूस एंड आउटपुट इज यूनिफॉर्म. जैसे मैंने टायर का एक एग्जांपल दिया है ना, क्योंकि टायर का प्रोडक्शन साल भर होगा, कंजम्पशन क्योंकि साल भर है और एक जैसा ही बनना है, मोस्टली उसका थोड़ा सा हो सकता है प्रोफाइल चेंज हो जाए उसका. 17 इंच के हो सकते हैं, 18, 19, 20, 22, 23 इंचेस तक टायर आते हैं, प्रोफाइल हो सकता है उसकी, लेंथ हो सकती है, ये सब चेंज होगा, लेकिन मोस्टली यूनिफॉर्म काइंड ऑफ प्रोडक्शन ही एक टायर का होता है. तो व्हाट इज द यूनिट कॉस्ट? यूनिट कॉस्ट इज अ कॉस्ट यूनिट ऑफ प्रोडक्ट सर्विस फॉर विच कॉस्ट इज असर्टेन. यानी एक यूनिट, जैसे कि एग्जांपल में था एक टायर, दैट विल बी द यूनिट, यूनिट का कॉस्ट, राइट. एग्जांपल जैसे सीमेंट अगर हम बना रहे तो पर टन जो कॉस्ट अगर हम निकालेंगे तो दैट इज यूनिट कॉस्ट ऑफ सीमेंट. तो एक टन एक यूनिट हो जाएगी सीमेंट की. सेम इलेक्ट्रिसिटी की क्या यूनिट होती है? किलोवाट आवर्स, है ना. किलोवाट आवर्स यूनिट होता है इलेक्ट्रिसिटी का. हम देखते हैं ना घर में कि कितनी यूनिट बिजली जली. आपका महीने का बिल जब आता है लाइट का, तो उसमें लिखा होता है ना कि कितने यूनिट्स आपने कंज्यूम किया हुआ है, और जितने यूनिट्स का प्राइस होगा, प्राइस लगा के आपको एक बिल आता है जो आपको पे करना होता है. सेम अगर ब्रिक्स की बात करें तो 1000 ब्रिक्स के हिसाब से अगर कॉस्ट निकाल रहे हैं तो ये एक क्वांटिटी हो गई. एक ब्रिक की कॉस्ट निकालेंगे तो वो उसकी यूनिट हो गई. तो जो भी यूनिट जिस भी चीज़ की होगी उसको उसके यूनिट के हिसाब से कॉस्ट निकालना इज नथिंग बट द यूनिट कॉस्टिंग. जो बेसिक होता है, जो हमेशा से पढ़ते हैं, वो वही यूनिट कॉस्टिंग है. इट्स नथिंग न्यू.
फॉर्मूला नाम के लिए दिया हुआ है कि टोटल कॉस्ट अपॉन टोटल यूनिट्स प्रोड्यूस, लॉजिकल है काफ़ी। इंडस्ट्रीज कौन कौन सी यूजिंग है, कौन सी इंडस्ट्री है जो कि यूनिट कॉस्ट को इस्तेमाल करती है। पहली सीमेंट हमने अभी देखा, शुगर आपने देखा, बिकॉज शुगर भी कंटिन्यूस प्रोडक्शन होता है, ये काफ़ी कंटेंशियस है। अभी शुगर प्रोडक्शन काफ़ी कंटेंशियस है क्योंकि WTO के नॉर्म्स जो है कहीं ना कहीं, WTO की सब्सिडीज़ होती है, ब्लू बॉक्स, एम्बर बॉक्स सब्सिडीज़, तो वो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल ट्रेड में ट्रिगर हो रही है ड्यू टू हमारा स्टांस है, हम प्रोडक्शन इसलिए शुगर का कर रहे हैं, इसलिए उसकी सब्सिडी दे रहे हैं प्रोडक्शन में, बिकॉज वी हैव टू प्रोड्यूस एथेनॉल विच इज़ बीइंग मिक्स्ड विद पेट्रोल, E20 पेट्रोल जब सुन रहे होंगे। तो शुगर की भी जो मैन्युफैक्चर होती है दैट इज़ ऑफ कंटिन्यूस नेचर। सेम विथ स्टील, स्टील भी कंटिन्यूसली प्रोड्यूस होता है और उसके कुछ रॉ मटेरियल फेमस हैं। पेट कोक, पेट्रोलियम कोक एक चीज़ होती है जो कि काफ़ी फेमस है, इंटरनेशनल कमोडिटी है, इंडिया में नहीं मिलता है, वी हैव टू इम्पोर्ट इट, एंड अ गुड क्वालिटी पेट कोक वी डेफिनेटली हैव टू इम्पोर्ट इट, एक सर्टन अमाउंट इंडिया में बनता भी है। अगेन पेपर जैसे मैन्युफैक्चर होता है तो इट्स फ्रॉम अ प्लांट, सो जो भी पल्प होता है जिससे पेपर बनता है दैट इज़ ऑल्सो कंटिन्यूस काइंड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जो सालों में कंटिन्यूसली चलती रहती है, एंड पर यूनिट वी हैव टू डिराइव इट्स कॉस्ट। सेम गोज विद केमिकल्स, विद ब्रिक की जो ईटा भट्टी होती है उसको ब्रिक क्लिंक बोला जाता है, तो ब्रिक्स की भी जो प्रोडक्शन है दैट इज़ कंटिन्यूस इन नेचर। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ यूनिट कॉस्टिंग इफ वी सी, तो फीचर्स हम बोलेंगे इट्स सिंपल एंड डेफिनेटली इजी टू अप्लाई, बिकॉज हमको देखना है कि कितनी कॉस्ट आई और कितना आउटपुट उसमें बना। सिंपल कंटिन्यूस प्रोडक्शन है एंड होमोजीनियस प्रोडक्ट्स है, एग्जांपल मैंने टायर का लिया, शुगर का एग्जांपल है, ब्रिक्स का एग्जांपल है, एक्सेट्रा। साइज में थोड़ा बहुत फर्क आ सकता है लेकिन मोटा मोटी कॉम्पोजिशन जो होता है वो सेम होता है। कॉस्ट पर यूनिट इज इजीली असर्टेनेबल, एग्जैक्टली ये यूनिट कॉस्टिंग के यही सारे फीचर्स हैं, मॉड्यूल में भी यही दिए मैंने, शॉर्ट एंड स्वीट फॉर्मेट में आपको दिया है सो दैट आपको एग्जाम में याद रहे। इसके अराउंड आप सेंटेंस जो भी बनाएंगे तो इट विल गिव यू 100% मार्क्स। सेम बैच कॉस्टिंग एक इसमें चीज़ है, इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी वगैरह हम सेकंड में देखेंगे, पहले इसका एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, देख लेते हैं। द फॉलोइंग डेटा रिलेट्स टू द मैन्युफैक्चर ऑफ अ स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ड्यूरिंग द 4 वीक एंडेड ऑन 28 फरवरी। 4 वीक का डेटा दिया है, 4 वीक यानी मोटा मोटी एक महीना हम बोल सकते हैं, 4 हफ्ते का डेटा दिया हुआ है। 4 लाख का रॉ मटेरियल कंज्यूम हुआ, 2,40,000 की वेजेस हमने दी, मशीन आवर्स वर्क 3200 आवर्स मशीन चली, और मशीन का रेट है 40 रुपये प्रति घंटा। ऑफिस ओवरहेड 10% है वर्क्स कॉस्ट के, इस बेसिस पे ये एब्जॉर्ब हो रहे हैं। एब्जॉर्प्शन कैसे होता है हमने ओवरहेड चैप्टर में देखा है। सेलिंग ओवरहेड है 20 रुपये पर यूनिट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के जो एक्सपेंसेस होते हैं। यूनिट्स प्रोड्यूस 10,000 हैं और उसको सेल किया गया है 120 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से, दिस इज द सेलिंग प्राइस। एंड यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द कॉस्ट पर यूनिट एंड प्रॉफिट फॉर द 4 वीक एंडेड ऑन 28 फरवरी। सिंपल सा है, कोई इसमें ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। चलिए निकाल लेते हैं, हमको क्या निकालना है, कॉस्ट पर यूनिट एंड प्रॉफिट, ठीक है। जो क्वेश्चन में पूछा हो आंसर में आप वही लिखेंगे। जैसे इसने बोला था फाइंड आउट कॉस्ट पर यूनिट एंड प्रॉफिट, तो आप लिखोगे स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट पर यूनिट एंड प्रॉफिट ऑफ द गिवन प्रोडक्ट। सिंपल। चलिए पहला क्या है, रॉ मटेरियल्स। कितने का रॉ मटेरियल लगा, देखिए इसको हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, या तो कॉस्ट पर यूनिट भी लिया जाए या टोटल कॉस्ट है उसके बाद 10,000 यूनिट बने हैं तो उसको डिवाइड कर दिया जाए, तो दैट विल बी अ बिट इजी आई वुड से। तो वैसे हम देखते हैं मटेरियल्स कितना कंज्यूम हुआ है, 4 लाख है ना, 10,000 यूनिट्स बने हैं यहाँ पे। रॉ मटेरियल 4 लाख के लगे हैं, उसके बाद वेजेस लगी है 2,40,000 की, उसके बाद मशीन आवर्स
तो मशीन का कॉस्ट कितना आ जाएगा, पहले तो प्राइम कॉस्ट है, वी कैन ऑल्सो राइट इट लाइक दैट कि प्राइम कॉस्ट इतनी हो गई। प्राइम कॉस्ट मीन्स डायरेक्ट कॉस्ट, राइट। कितना हो गया, 6,40,000। उसके बाद क्या ऐड हो जाता है, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। कितना है मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, 3200 घंटे चली है इंटू 40, तो कितना आ जाएगा, 3200 इंटू 40 इज 1,28,000, राइट। 3,200 आवर्स एंड ₹40 पर आवर के हिसाब से 1,28,000। तो वर्क्स कॉस्ट कितनी हो गई, इनको ऐड कर दिया जाए, 640 और 1,28, 7,68,000। इसके बाद कुछ और कॉस्ट दिया हुआ है क्या, हाँ ऑफिस ओवरहेड्स ना, तो एडमिन ओवरहेड बोला जाता है, लेकिन ऑफिस ओवरहेड्स लिखा है तो ऑफिस ओवरहेड्स ही आप पेपर में लिखेंगे। ऑफिस ओवरहेड्स कितना है, 10% ऑफ वर्क्स कॉस्ट। तो वर्क्स कॉस्ट कितनी है, 7,68,000 की, तो 76,800 जिसका 10% वुड बी ऑफिस ओवरहेड। तो इसको ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा, COGS, करेक्ट। तो कितना कॉग्स आ जाएगा, इसे कॉग्स भी कहा जाता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। 7,68,000 प्लस 76,800 इट इज 8,44,800। क्लियर। कॉग्स के बाद और क्या ऐड हो जाएगा इसमें, सेलिंग ओवरहेड्स ऐड कर देते हैं। सेलिंग ओवरहेड बेचने का खर्चा 20 रुपये पर यूनिट, ₹20 पर यूनिट, तो 10,000 यूनिट्स हैं तो 2 लाख रुपए आ जाएगा। इसको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगी कॉस्ट ऑफ सेल्स, 10,44,800, दिस विल बी कॉस्ट ऑफ सेल्स। यानी बेचने के लिए इतना टोटल खर्चा आया, सब कुछ मिल मिला के, है ना। तो अब पर यूनिट निकाल लेते हैं इसका, कितने यूनिट्स बचे, अच्छा जी, नंबर ऑफ यूनिट्स कितने आ गए, 10,000, तो यहाँ लिख देते हैं। तो पर यूनिट रेट कितना आ गया, डिवाइड बाय 10,000, 104.48, है ना। सो कॉस्ट पर यूनिट इज 104.48 रुपये, राइट। सेल्स कितनी हो गई, अच्छा JKL 10,000 यूनिट्स को हमने बेचा है 120 के हिसाब से, ₹12 लाख की सेल। तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा, ₹12 लाख की सेल है और 10,44,800 की टोटल कॉस्ट है, इट इज़ 1,55,200 का टोटल प्रॉफिट है। सिंपल सी बात है, यही उसने पूछा था और यही हमने निकाल के दे दिया, है ना। और प्रॉफिट पर यूनिट भी अगर आपको निकालना है तो यू कैन राइट इट, प्रॉफिट पर यूनिट इज बेसिकली कितना 120 में बेच रहे हैं और एक यूनिट की कॉस्ट कितनी है, 104.48, 120 माइनस 104.48 बिकम्स 15.52 रुपीज़। सिंपल सा गणित है इसका, है ना। क्लियर है, यही स्टेटमेंट उसने पूछा था। मटेरियल की कॉस्ट दिया, वेजेस दिया, प्राइम कॉस्ट हमने निकाला, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड ऐड किया, वर्क्स कॉस्ट आ गई, वर्क्स कॉस्ट में ऑफिस ओवरहेड ऐड किया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया, उसमें सेलिंग ओवरहेड ऐड किया, कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गया, नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर दिया, कॉस्ट पर यूनिट आया, टोटल सेल्स किया, माइनस कर दिया कॉस्ट ऑफ सेल्स को, रिजल्टेंट इज नेट प्रॉफिट। सिंपल, एकदम सिंपल ही क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे मोस्टली। एंड आफ्टर दैट ये यूनिट कॉस्टिंग हो गई। अब हम चलते हैं बैच कॉस्टिंग पे। व्हाट इज बैच कॉस्टिंग?
आपने सुना होगा ना बैच क्या होती है, बोलते हैं ना बैच में प्रोडक्शन हुआ है, बैच नई बैच बन रही है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, एग्जांपल देता हूँ। जब आप कोई मेडिसिन लेने जाते हो तो आप पीछे बैच चेक करते हो ना कि कब कब मैन्युफैक्चरिंग है, तो उसमें बैच नंबर भी लिखा होता है कि कौन सी बैच है और कब की बैच है, राइट। सेम जब आप लिकर भी ऐसे ही बनता है, उसका एग्जांपल अगर ले तो, है ना, जैसे मेडिसिन देखिए, जैसे गारमेंट्स हैं वैसे ही बिस्किट्स भी है, तो ये सब बैच में बनते हैं। बैच में क्या होता है कि एक बार हमने रॉ मटेरियल लाया, रॉ मटेरियल को हमने प्रोसेस किया हमारी फैक्ट्री में, और इसके बाद जो आउटपुट निकला हमारा, ये जो आउटपुट हमारा निकला, तो ये आउटपुट पर बैच वाइज निकलेगा। जैसे लेज भी बैच वाइज बनती है, चिप्स वगैरह, तो इनको बैच, जैसे क्या होता है बैच कॉस्टिंग में, इट्स अ मेथड ऑफ कॉस्टिंग, कॉस्ट निकालने का एक मेथड है इन विच कॉस्ट इज एसर्टेन, यानी कॉस्ट निकाली जाती है फॉर अ बैच of identical products and unit cost is calculated by dividing total batch cost by the number of unit per batch। देखिए एक कॉस्ट यूनिट बैच को ही क्रिएट किया जाता है कि जैसे मफिन्स बनते हैं ना, मफिन्स, अब मफिन्स क्या होते हैं कि मान लीजिए जो कॉन्फेक्शनरी आइटम्स होते हैं, मफिन्स होते हैं, बिस्किट्स होते हैं, तो वो एक बैच वाइज बनाया जाता है कि 500 यूनिट, 500 बिस्किट का बैच, 200 बिस्किट का बैच, 100 मफिन्स का एक बैच होगा। उसके बाद सेटअप डिफरेंट होता है, बिकॉज हो सकता है उनके स्पेसिफिकेशन अलग हो, साइज़ अलग हो, फ्लेवर अलग हो, टेस्ट अलग हो, शुगर फ्री हो, ये सब चीज़ें बैच कहलाई जाती है। तो बैच का मैंने एग्जांपल दे दिया। फॉर्मूला इज टोटल की बैच की कॉस्ट निकाली जाती है। अब इसमें कंटिन्यूस नहीं होगी, मान लीजिए 10 दिन में एक बैच चलती तो 10 दिन का पूरा कॉस्ट निकाला जाएगा कि 10 लाख रुपए एक बैच के लिए लगे, और उस बैच में मान लीजिए कि 100 यूनिट बन रहे हैं तो अकॉर्डिंगली 10,000 रुपये एक यूनिट का कॉस्ट आ जाएगा, है ना। इंडस्ट्रीज यूजिंग बैच कॉस्टिंग, जैसे फार्मास्यूटिकल्स होता है, फार्मा इंडस्ट्रीज मीन जो मेडिसिन बनती हैं, एंड इंडिया इज़ द एक्सपोर्टर ऑफ मेडिसिन, स्पेसिफिकली द जेनरिक वन। जेनेरिक मेडिसिन पे भी काफ़ी कंटेंशन चल रहा है WTO का, अगेन ड्यू टू पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट के नाम से, कि जो बड़ी बड़ी US की स्पेसिफिक, जैसे फाइज़र है, जॉनसन एंड जॉनसन, ये कंपनियां रिसर्च करती हैं। अब रिसर्च करके जो भी मेडिसिन ये बनाती हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव होती है, क्योंकि R&D में उनका कॉस्ट गया रहता है काफ़ी। तो अब इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है, इतना पॉपुलस कंट्री है, एंड इतना लो इनकम कंट्री भी है, उसके लिए इंडिया क्या करती है, इनको जेनेरिक या बायोसिमिलर्स भी कहा जाता है, ऐसी मेडिसिन जिनका फॉर्मूला सेम होता है, बट जो बनाने वाली कंपनी है वो R&D नहीं करती, वो बेसिकली रिवर्स इंजीनियरिंग करके बनाती है। इसके लिए एक दलील ये दी जाती है कि साहब इंडिया में जो लोग हैं वो इतने पैसे वाले नहीं हैं कि इतनी महंगी मेडिसिन अफोर्ड कर पाएँ, तो उसके लिए फार्मास्यूटिकल काफ़ी एक बड़ा सेक्टर है स्पेसिफिकली इंडिया में, ड्यू टू जेनेरिक मेडिसिन। आप भी देखेंगे जन औषधि केंद्र आपके घर के नज़दीक कोई ना कोई होगा ही, तो ऐसी इंडस्ट्री में बैच कॉस्टिंग इस्तेमाल की जाती है। गारमेंट्स इंडस्ट्री में भी बैच कॉस्टिंग की जाती है, जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स के जो कपड़े होते हैं, ज़ारा, H&M वगैरह, इनके आप देखोगे तो मोस्टली कलेक्शन रिपीट नहीं होते, तो जितने होते हैं बैच वाइज बनते हैं और उसकी कॉस्ट टोटल डिवाइड हो जाती है जितने भी यूनिट्स बने। सेम बिस्किट्स एंड बेकरी, जो मैंने मफिन्स का एग्जांपल दिया, कॉन्फेक्शनरी आइटम्स बोलते हैं इनका एग्जांपल है। सेम टॉयज़ का भी हिसाब किताब है, इंडिया काफ़ी इंपोर्ट करता था टॉयज़, बट मैंने रिसेंटली पढ़ा था कि नाउ इंडिया इज़ ऑल्सो स्टार्टेड टू एक्सपोर्ट द टॉयज़। टॉयज़ काफ़ी बड़ी इंडस्ट्री है। सेम अप्लाइज फॉर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये भी बैच वाइज होता है कि कितनी, बिकॉज स्पेसिफिक चीज़ें प्रिंट करनी होती हैं। क्या फीचर्स हो सकते हैं, प्रोडक्शन इन लॉट्स और बैचेस में प्रोडक्शन होता है, ईच बैच इज अ डिस्टिंक्ट कॉस्ट यूनिट ऑब्वियसली, suitable for repetitive but not continuous kind of production, right। सो इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी। अब आप बोलोगे कि सर बैच हमको चलानी है, हम 10,000 यूनिट्स बनाए क्या, सर 20,000 बना लें क्या, सर 15,000 ही बना लें क्या, ये डायलेमा है ना, ये क्वेश्चन है, ये क्या कितना बनाया जाए। तो जैसे मटेरियल्स में हमने इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी बताया था कि हम इतना मटेरियल प्रोक्योर करें, इतने मटेरियल का हम ऑर्डर दें जिसमें जो है ऑर्डरिंग कॉस्ट और उसकी स्टोर करने की कॉस्ट हमें कम आए, और जो इन्वेंट्री की कैरिंग कॉस्ट थी बेसिकली स्टोरेज रिलेटेड, वो सबसे लोएस्ट हो। तो सेम लॉजिक यहाँ पे भी अप्लाई होता है इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी में, कि इतनी क्वांटिटी की हम बैच रन करें, इतना क्वांटिटी एक बैच में हम बनाया जाए, जिससे क्या होगा कि उसका जो सेटअप कॉस्ट है
और उसके बाद जो बन जाएगी तो उसको होल्ड भी तो करना पड़ेगा कुछ सर्टेन एक्सटेंट तक, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि एक दिन के लिए आप बनाओगे, है ना, तो क्योंकि फिर बनाने की सेटअप कॉस्ट आपकी बढ़ जाएगी। होल्डिंग कॉस्ट भले कम हो जाएगी लेकिन सेटअप उतनी बार आपको करना पड़ेगा तो वो कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो ऐसा हमको एक लेवल देखना है जहाँ पे हम इतनी बैच की क्वांटिटी बनाएं कि जिसमें जो है सेटअप कॉस्ट मिनिमल हो और उसके साथ साथ उसे कैरिंग कॉस्ट भी मिनिमल हो। तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू मिनिमाइज द टोटल कॉस्ट बट डिटरमाइनिंग मोस्ट इकोनॉमिकल बैच क्वांटिटी। सिंपल है, जो हमने फॉर्मूला देखा था इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का, यहीं पे इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी का है। पर 2DS, डी स्टैंड फॉर एनुअल डिमांड। हमने 2AO अपॉन सी देखा था, A फॉर एनुअल डिमांड थी व्हेन वी आर ऑर्डरिंग द मटेरियल्स इन मटेरियल चैप्टर। और जब बैच की देखेंगे तो इट इज़ 2DS, डी स्टैंड फॉर एनुअल डिमांड, S इज सेटअप कॉस्ट पर बैच एंड C इज कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। एवरी जहाँ आप देखोगे इट इज़ PUPA, पूपा स्टैंड्स फॉर पर यूनिट पर एनम ही लिखी जाती है इसकी कॉस्ट, राइट। बी इट मटेरियल्स का इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, बी इट बैच का इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी। सेटअप कॉस्ट क्या होता है? जैसे मशीन को सेटअप होगा, टूलिंग का हो गया, इंस्पेक्शन का हो गया। जैसे मफ़िन आपने बनाई, अब मफ़िन में एक पर्टिकुलर मोल्ड्स आपने रखे हैं और अगर आपको अगले बार दूसरी चलानी है तो उसको मोल्ड्स चेंज करने पड़ेंगे। हो सकता है उसका जो ग्रीसिंग का पैटर्न हो वो चेंज करना पड़े। हो सकता है मशीन का जो एक वो रहता है, ढांचा रहता है, तो उसकी बॉडी शैसी जिसको बोलते हैं वो चेंज करना पड़े। तो इन सबको चेंज करने के लिए जो कॉस्ट आता है, जो मैन पावर उसमें इंक्लूड होता है, उसको बोलते हैं हम सेटअप का कॉस्ट, राइट। इंस्पेक्शन का भी कॉस्ट हो सकता है उसी में। एंड सेम कैरिंग कॉस्ट इज फॉर स्टोरेज एंड होल्डिंग द इन्वेंटरी। की आपने मान लीजिए 10 लाख का माल आपने बना लिया, लेकिन जब तक वो बिक के आपके कैश नहीं आएगा आपके 10 लाख तो फंस गए। तो जितने समय के लिए फंस गए उसका तो इंटरेस्ट फॉरगॉन हो गया आपका, तो दैट इज इन्वेंट्री का होल्डिंग कॉस्ट, है ना। तो वो मिनिमल होना चाहिए, राइट। तो चलिए इस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे मफिन्स का एग्जांपल है आई थिंक, एंड इट इज़ द बेस्ट एग्जांपल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। क्या लिखा है? अर्नव कॉन्फेक्शनर्स वाला एग्जांपल है, राइट। क्या लिखा हुआ है उसमें देखते हैं। AC basically Arnav Confectioners owns a bakery which is used to make bakery items like pastries, cakes and muffins. It used to bake at most 50 units of any item at a given point of time. A customer has given an order for 600 muffins. 600 muffins का order है, customer ने देखे गया। To process a batch of 50 muffins, the following cost would be incurred. Per batch की cost दी हुई है, तो अगर 600 है और 50 का है तो कितनी बैच हमको करीब करीब 12 बैच रन करनी पड़ेगी, राइट। 500 रुपये लगते हैं एक बैच के लिए मटेरियल के लिए जिसमें 50 मफिन्स बनते हैं। 50 रुपये की वेजेस लगती है एक बैच के लिए और 150 रुपये सेटअप का कॉस्ट है। तो जितनी बार आप बनाओगे उतनी बार आपको बाय डिफ़ॉल्ट सेटअप करना ही पड़ेगा, राइट। इट एब्जॉर्ब प्रोडक्शन ओवरहेड एज 20% ऑफ डायरेक्ट वेजेस and 10% further is added to the total production cost of each batch to allow for selling, distribution and administration overhead. ओवरहेड्स के लिए 20% डायरेक्ट वेजेस का प्रोडक्शन ओवरहेड एब्जॉर्ब करता है और 10% टेंटेटिवली ये एब्जॉर्ब करता है टू कवर फॉर द सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। इट रिक्वायर्स प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 25% ऑन द सेल्स वैल्यू, यानी जितने पे बिकेगा उस पर 25% होना चाहिए। यानी 100 रुपये पे हमने अगर बेचे तो 25 रुपये इसका प्रॉफिट होना चाहिए, तो कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 75। सिंपल। डिटरमाइन करना है सेलिंग प्राइस फॉर 600 मफिन। सिंपल सी बात है, आ जाओ कर लेते हैं। क्वेश्चन 2 क्या लिखा है? डिटरमाइन सेलिंग प्राइस ना। हाँ, जो पूछा है वो शांति से लिख देने का। सो नंबर ऑफ बैचेस कितनी हो जाएगी पहले तो ये बताओ मेरे को। सर ये कैसे निकालेंगे? देखो 600 मफिन बनाना है और एक मफिन में 50 बना रहे हैं, तो क्या 12 बैचेस बनेगी? हाँ हाँ, 12 बार मशीन चलानी पड़ेगी ना, सिंपल सी बात है। तो अब निकाल लेते हैं। कॉस्ट जो है पर बैच एक आ जाएगी और जो है टोटल कॉस्ट आ जाएगी। क्लियर? 12x क्योंकि 12 बैच का है ना।
पहला क्या है, मटेरियल्स। एक बैच के लिए कितना लगता है, 500 का, तो सर 12 के लिए कितना लगेगा, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे 6000 का, सिंपल। वेजेस सर 50 रुपये लगती है एक बैच पे, तो सर 12 बैच के लिए कितनी लगेगी सर, 600 रुपये की वेजेस लग जाएगी। उसके बाद सर क्या है, सेटअप कॉस्ट है, ओवन सेटअप हम करेंगे, राइट। तो सेटअप करने के लिए कितना लग जाएगा, 150 रुपया, और 150 रुपये 12 बैच के लिए कितने हो जाएंगे, 1800, लेट मी कैलकुलेट, हाँ 1800 रुपये टोटल सेटअप का कॉस्ट यहाँ पे लग जाएगा, है ना। अब क्या बोला है, प्रोडक्शन ओवरहेड बोला है एब्जॉर्ब करने के लिए। प्रोडक्शन ओवरहेड कितना एब्जॉर्ब करना है, प्रोडक्शन ओवरहेड कितना दिया हुआ है देखो, 20% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस कितनी है, 50 का 20% होता है 10 रुपये, है ना। और यहाँ पे कितना है, 600 का 20%, मोस्टली इंटू 12 ही करना है, दैट इज 120 रुपीज़। दिस इज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कितना हो गया, ऐड कीजिए सबको, 500, 550, 600, 700, 710 रुपये, है ना। अब इसको भी 710 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 12 से, सीधा गणित है, 8520 आना चाहिए। क्लियर, ठीक है। अब क्या ऐड करने बोला है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 10%, ऐड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड एट द रेट ऑफ 10%, 71 रुपीज़, अरे 852 रुपीज़, 10 हटा दिया बस, तो ये टोटल कॉस्ट आ जाएगा, राइट। सो दिस इज टोटल कॉस्ट, ऐड कर देते हैं 781 और इंटू 12 कर देंगे तो 9372, सिंपल सा लॉजिक है। अब सर ABCDEF, अब सर प्रॉफिट भी तो उसको चाहिए, तो तभी तो सेलिंग प्राइस आएगा। प्रॉफिट कितना चाहिए, 25% ऑन सेल्स वैल्यू। तो सेल्स वैल्यू देखिए, ये प्रॉफिट है जिसको हम ऐड कर देंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान दीजिएगा इस पर, ये सेल्स आ जाएगी। अब क्या बोला है, प्रॉफिट जो है 25% चाहिए, यानी 100 रुपये के हिसाब से मान लीजिए बेस, तो 25 रुपये का प्रॉफिट चाहिए 100 रुपये की सेल पे। अगर 100 रुपये की सेल है, 100 रुपये की मान लीजिए आपने सेल कर दी, और आपको आप बोल रहे हो उसमें 25 रुपये मेरा प्रॉफिट होना चाहिए, तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि उसकी कॉस्ट 75 रुपये होगी? हाँ ऑब्वियसली, कोई भी आइटम जब आपका 75 रुपये का आया, उसको आपने 100 रुपये में बेचा, तभी तो आपकी 25 रुपये प्रॉफिट हुई कि नहीं। तो बोले जितने में आप बेचोगे, जो सेलिंग प्राइस होगा दैट विल बी 100%, तो उस पर 25% जो हमारा प्रॉफिट निकलेगा, तो 100 में से अगर 25% प्रॉफिट है, तो बाय नेचुरल कॉस्ट हैज टू बी 75 ओनली, नो, बिकॉज कॉस्ट इज व्हाट, सेल्स माइनस प्रॉफिट, सिंपल है। तो अब 781 अगर 75% है, तो व्हाट इज 100%, तो 781 डिवाइड बाय 0.75 विच इज 1041.33, 1041.33 की सेलिंग प्राइस हो जाएगी पर बैच, इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दो तो 12,496 वुड बी दी सेलिंग प्राइस फॉर 600 पीसेस ऑफ मफिन्स, एंड डिफरेंस वुड बी प्रॉफिट। तो वो कितना आ जाएगा, 781 इफ इट इज 75 देन व्हाट इज 25, 260.33 इज प्रॉफिट। सेम यहाँ पे 9372 is 75 then what is 25, 3124, एकदम सिंपल हिसाब किताब है ना। सो दिस इज द थिंग, सो सेलिंग प्राइस कितनी आ गई, देयरफॉर सेलिंग प्राइस फॉर 600 pieces of muffins is ₹12,496, सिंपल, यही पूछा था हमने, निकाल के दे दिया, दैट्स इट, डन। एक EBQ पे भी क्वेश्चन अब देख लेते हैं, सेकंड इज डन एंड डस्टेड। क्या लिखा हुआ है, मेसर्स KBC बेयरिंग्स लिमिटेड, एक कंपनी है, इज कमिटेड टू सप्लाई 48,000 बेयरिंग्स पर एनम टू मिस्टर KMR फैंस, फेयर ना, पंखा है, पंखे में तो बेयरिंग लगता ही है, आप जानते हैं सभी, है ना, ग्रेट। ऑन अ स्टेडी
डेली बेसिस, ठीक है। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट इट कॉस्ट ₹1 एज इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट पर बेयरिंग पर मंथ, बट पर मंथ है लेकिन हमको तो पर एनम ही चाहिए होता है सर। EBQ के फॉर्मूले में अगर हम डालेंगे तो इट हैज़ टू बी पर एनम। पर एनम के लिए क्या करेंगे, 12 से सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे। एंड देन द सेटअप कॉस्ट पर रन ऑफ बेयरिंग इज ₹3200। एक बार आप सेटअप करोगे तो एक सेटअप कॉस्ट का आ जाएगा 3200 रुपया। नाउ वी हैव टू डिटरमाइन द ऑप्टिमम रन साइज ऑफ बेयरिंग मैन्युफैक्चर, फेयर इनफ। State what would be the interval between two consecutive optimum runs, fair enough. Find out the minimum inventory holding cost. तो यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं इसका। तो क्या आ जाएगा, ऑप्टिमम रन साइज बेसिकली है इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी बोला है, तो 2 इंटू डी इंटू एस अपॉन सी। एनुअल डिमांड कितनी है सर, 2 इंटू 48,000। सेटअप कॉस्ट सर 3200 रुपये है, ये हो जाएगी ₹1 महीने का, तो ₹12 सालाना। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 2 इंटू 48,000 मल्टीप्लाइड बाई 3,200 डिवाइड बाई 12 एंड इसका अंडर रूट, तो 5059 पॉइंट समथिंग, तो 5060 यूनिट्स इज द इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी। सिंपल सी बात है, इतना आप रन कीजिए, उसके बोला इंटरवल 2 कॉन्जिक्यूटिव के लिए कितना हो जाएगा। ठीक है सर। तो देखिए 48,000 हमको बेयरिंग्स देने हैं और 5060 एक बार में बनाएंगे तो कितने रन करने पड़ेंगे सर, 48,000 है डिवाइड बाय 5060, तो 9.49 यानी करीब करीब 10 रन करनी पड़ेगी हमको, है ना। 10 रन हमको करनी पड़ेगी, ठीक है सर। 10 बार हमको बैच चलानी पड़ेगी, तभी हम 48,000 बना पाएंगे, फेयर इनफ। अब साल में कितने डेज होते हैं, देखो तो नंबर ऑफ डेज का इंटरवल ना, देखो 365 दिन होते हैं। 365 दिन में 10 रन हमको कंप्लीट करनी है, तो 36.5 दिन में एक रन तो होनी है ना। तो मान लीजिए अगर एक रन बैच तुरंत भी हो रही है, 1 मिनट में भी कंप्लीट हो रही है, तो अगली बैच कब चालू होगी, 36 दिन, 36.5 दिन, 37 डेज के आसपास होगा। तो मैक्सिमम इंटरवल कितना हो सकता है, 36.5 डेज। सिंपल, एकदम सिंपल है। उसका थर्ड क्या पूछा हुआ है, फाइंड आउट द मिनिमम इन्वेंटरी होल्डिंग कॉस्ट। अब मिनिमम इन्वेंटरी होल्डिंग कॉस्ट कब होगी, मिनिमम होल्डिंग कॉस्ट कब होगी, व्हेन वी आर प्रोड्यूसिंग एट EBQ। सिंपल है ना, जब इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी पे हम ऑपरेट करेंगे, उतना यूनिट बनाएंगे जितना ये फॉर्मूला बोलता है, तो वी नो कि जिसमें जो होल्डिंग कॉस्ट आने दैट हैज टू बी मिनिमम, फेयर ना। तो कितना प्रोडक्शन हम करने को लग रहे हैं, देखिए 5060 ना, ये EBQ है कि 5060 यूनिट आप अगर एक बैच में बनाओगे तो आपको कॉस्ट लोएस्ट आएगा, ठीक है सर। तो एवरेज कितनी हो जाएगी, कुछ नहीं दिया तो हम क्या करते हैं, एवरेज निकालने के लिए डिवाइड बाय 2 कर देते हैं, तो 2530 आना चाहिए। फिर भी चेक कर लेते हैं, 50,060 डिवाइड बाय 2, हाँ 2530 यूनिट। और इसकी होल्डिंग कॉस्ट कितनी आ जाएगी, औसत 2530 सालाना हमारे पास इन्वेंट्री है, उसका ₹1 कॉस्ट है 1 महीने का, वैसे 12 महीने का कितना कॉस्ट आ जाएगा, 2530 मल्टीप्लाइड बाय 12, 30,360 रुपये। एकदम सिंपल गणित है ना। क्या पूछा था, इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी, नंबर ऑफ डेज ऑफ इंटरवल, और तीसरा होल्डिंग कॉस्ट एट EBQ। सब हमने निकाल लिया, सिंपल फंडा है। और बैच एंड ऑपरेशन यूनिट एंड बैच कॉस्टिंग में कि पहले यूनिट कॉस्टिंग निकाली जाएगी, कॉस्ट का यूनिट हो जाएगा 1 यूनिट क्योंकि कंटिन्यूस प्रोडक्शन है। देन दिस बैच कॉस्टिंग कि एक बैच का कॉस्ट निकाला जाएगा कि ये बैच चलाने के लिए कंटिन्यूस प्रोडक्शन नहीं है लेकिन होमोजेनस गुड्स है, तो बैच कॉस्टिंग का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये बैच के लिए कितनी कॉस्ट है डिवाइड बाय कितने यूनिट्स बने एक बैच में, तो पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी। उसके बाद हमने देखा कि बैच कितनी क्वांटिटी का रन करना है, एक ऑप्टिमम जिसमें उसकी सेटअप कॉस्ट और उसकी कैरिंग कॉस्ट शुड बी लोएस्ट। इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी से हमने पता किया, इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी का फॉर्मूला 2 इंटू डी इंटू एस अपॉन सी। उसके बाद हमने वो भी निकाल लिया कि जो थर्ड क्वेश्चन में पूछा था कि कितना इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी होना चाहिए, कितने डे का इंटरवल मैक्सिमम हो पाएगा, और तीसरा निकाल लिया कि कैरिंग कॉस्ट एट द EBQ लेवल कितना होना चाहिए। सो दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर। आई होप आपको समझा होगा। कीप रिवाइजिंग, कीप स्टडिंग, एंड दिस इज़ द ओनली थिंग टू जिससे नहीं हमारी पार हो सकती है।
Thank you so much. See you soon in the next video of job costing.